Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की वीडियो होने वाली है क्लास 12th का जो चैप्टर 5 है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। ये वीडियो उसका पार्ट 3 है। तो इस चैप्टर पे मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ जिसमें हमने एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि थेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी की क्या डेफिनेशन होती है, व्हाट आर द एम्स एंड गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, व्हाट इज अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देन सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस की थी कुछ थेरेपी टाइप्स, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, राइट। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड एनी ऑफ द प्रीवियस पार्ट्स देन प्लीज मेक श्योर कि आप उनको भी देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। एंड द लिंक फॉर दोज वीडियोज इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के जो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं उसकी भी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो जो कुछ सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स मैं पिछली बारी से आपको देती आ रही हूँ उन सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स को आप उन नोट्स की मदद से पढ़ सकते हैं, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज चैप्टर एंड आई होप आपके पेन पेपर आपके पास रेडी हैं ताकि अगर आपको कुछ लिखना हो तो यू इमीडिएटली राइट इट डाउन. So in today's video, we will be studying about the other form of therapy which is known as humanistic existential therapy. राइट तो हमने बिहेवियरल थेरेपी देखा, उसमें कैसे किसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट अप्रोच ली जाती है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। हमने सेम चीज़ें कॉग्निटिव थेरेपी में भी देखी। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्लाइड है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसमें हम कवर करेंगे ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की ह्यूमनिस्टिक थेरेपी कैसे व्यू करती है ह्यूमंस को, उस थेरेपी का क्या एम होता है, उसकी क्या फंडामेंटल अजम्पशन होती है। सो इफ यू गो बाय द डेफिनेशन कि ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है बेसिकली जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वो ह्यूमंस को व्यू करती है एज मोटिवेटेड बीइंग्स। ठीक है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं वी आर मोटिवेटेड फॉर ग्रोइंग पर्सनली, फॉर अचीविंग द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। तो क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स तो उसमें सबसे ऊपर वाली जो हमारी हाईएस्ट नीड थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, राइट। तो ह्यूमंस का ये मोटिवेशन होता है कि वो अपने आप को ग्रो करें, वो अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज तक लेके जाएं। एंड दैट इज व्हाट द ह्यूमनिस्टिक थेरेपी पीपल आल्सो बिलीव इन, राइट। एंड दे से कि जब ये जो ह्यूमंस की इनेट डिजायर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रीच करने की, पर्सनल ग्रोथ अटेन करने की, कुछ जो उनकी नीड्स होती हैं, जब उन नीड्स को सोसाइटी कर्ब कर देती है, जब उन नीड्स को सोसाइटी दबा देती है, देन डिस्ट्रेस अराइजेस, राइट। तो जैसे बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग डिस्ट्रेस आ रहा था जब हम फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स कर रहे हैं, राइट। कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग आ रहा था डिस्ट्रेस जब हमारे इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स हैं। वैसे ही ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रेस जब आता है जब हमारी जो ह्यूमंस की जो नीड्स होती है वो सोसाइटी कर्ब कर देती है। तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में क्या अजम्पशन होती है बेसिक वो भी हम एक बारी समझ लेते हैं अच्छे से, राइट। तो इस केस में जो थेरेपी होती है वो कोशिश करती है एक नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, एक परमिसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। तो परमिसिव एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिसमें जो क्लाइंट है उसकी जो नीड्स है, उसके जो थॉट्स हैं उनको दबाया नहीं जाता, रादर उसका फ्री फ्लो अलाउ किया जाता है। सो थेरेपी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, इज क्रिएटिंग अ परमिसिव एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट एंड एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? अगर आप सोच के देखोगे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग डिस्ट्रेस आ रहा है जब नीड्स को कर्ब किया जा रहा है, ह्यूमंस को जो उनकी पर्सनल ग्रोथ की डिजायर है उससे रोका जा रहा है। सो देयरफॉर थेरेपी कैसे हेल्प करेगी? थेरेपी जब ही हेल्प करेगी जब ह्यूमंस को वो एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा जिसमें वो अपनी नीड्स खुल के सामने रख सकें, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें, राइट। एंड इट मोटिवेट्स द क्लाइंट टू फील फ्रीली एक्सप्रेस देयर इमोशंस। तो ये बेसिक अजम्पशंस होती हैं हमारी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की। आफ्टर दैट व्हाट इज द चीफ एम ऑफ थेरेपी? क्या एम करती है थेरेपी, किस चीज पे एम करती है? टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस, कि क्लाइंट की जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसके खुद के बारे में जो जानकारी उसे मिलती है
उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करती है ये थेरेपी जो कि है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. एंड वन फंडामेंटल assumption that humanistic therapy goes by with is that the client has the freedom and the responsibility to control their own behavior. तो जो क्लाइंट है उनके पास वो फ्रीडम है एंड विद फ्रीडम ऑल्सो कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका जो बिहेवियर है वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं. तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि सिचुएशन की वजह से क्लाइंट ने या ह्यूमन ने ऐसा बिहेव किया. रादर दे फील कि हर सिचुएशन में क्लाइंट के पास ये फ्रीडम होती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका जो खुद का बिहेवियर है वो उसे गाइड कर सकें और वो कंट्रोल भी कर सकें. सो थेरेपिस्ट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर एंड अ गाइड. तो थेरेपी जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है उसमें थेरेपिस्ट कोई डिक्टेटर नहीं होता, ना ही थेरेपिस्ट डिक्टेट करता क्लाइंट को कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये रूट लेना चाहिए. रादर client is assumed to have that freedom and that responsibility to guide their own thoughts, their own actions, their own behaviors. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि क्या होता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में. Now if we move on to study about the existential therapy, तो existential therapy में जो सबसे important नाम आता है वो आता है विक्टर फ्रैंकल का. Now why विक्टर फ्रैंकल? Because विक्टर फ्रैंकल gave logotherapy. तो logotherapy एक part है existential therapy का ही, and विक्टर फ्रैंकल is the person who is basically responsible for originating logotherapy. तो logotherapy में होता क्या है? It is the process of finding meaning even in life threatening circumstances. तो हमारी जो एकदम life threatening circumstances होती है उसमें भी meaning make करना कि why has it happened with me and what is the reason behind it. So when we are finding a meaning behind the life-threatening circumstance also, that is what is happening in logotherapy. तो विक्टर फ्रैंकल ने logotherapy basically originate कैसे किया? So he was basically there in the Nazis camp. ठीक है, उनको वहां पे बंदी बना लिया गया था एंड दैट वाज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांस फॉर हिम. येट ही डिड नॉट लूज कंट्रोल ओवर हिज थॉट, ही डिड नॉट लूज कमांड ओवर हिज थॉट. ही फाउंड मीनिंग इन दैट लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांस एज वेल. तो वहीं से उनको दिमाग में ये चीज आई कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ, दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ थेरेपी जहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि इवन आपके जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें भी आप मीनिंग मेकिंग का प्रोसेस अगर करते रहें तो यू कैन have control over your behavior, your thoughts. And he also gave a concept which is known as spiritual unconscious. तो spiritual unconscious क्या होता है? It is a storehouse of love, of aesthetics and value of life. तो ये जो spirituality है ये कहीं ना कहीं हमारे unconscious mind में है जिसके बारे में हम aware नहीं है. But when we are in the process of meaning making, then the spiritual storehouse also begins to unwind itself, and it is basically a storehouse of love, of value for life, of aesthetics, all of these things. अब लोगोथेरेपी का क्या गोल है? जैसे हमारी जो हमने जस्ट अभी पढ़ी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, उसका एक गोल था कि भाई हमें तो जी यहाँ पे देखिए एक्सपैंड करना है क्लाइंट का अवेयरनेस, ये उसका एक एम था, ये उसका एक गोल था. वैसे ही लोगोथेरेपी का गोल होता है टू हेल्प पेशेंट्स फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लाइफ सर्कमस्टांस. तो चाहे पेशेंट या क्लाइंट का कैसा भी लाइफ सर्कमस्टांस हो, द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज कि उस पेशेंट को हेल्प किया जाए so that they are able to find a meaning in their life, they are able to find the responsibilities they have in their life. तो despite the circumstances, यही sentence आपको याद रखना है throughout the existential therapy और logotherapy given by Viktor Frankl कि despite the circumstances, be it the life threatening circumstances, चाहे कैसे भी life के circumstances हो, हमें जो है अपनी life में meaning making का process करना है, responsibility अपनी find out करनी है. So over here, how is the therapist? The therapist is quite open. The therapist also shares their own feelings. तो therapist की खुद की क्या feelings है, क्या values है about their own existence, उन चीज़ों को भी therapist client के साथ share करते हैं, and the therapist has a very open atmosphere. और emphasis कहाँ पे? Here and now पे. तो जैसे कुछ theory therapies होती हैं, कुछ theories होती है like your psychoanalysis और psychodynamic, उनका focus होता है कि past में क्या हुआ, childhood में क्या हुआ, बट द फोकस ऑफ योर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और योर लोगोथेरेपी इज ऑन द हियर एंड नाउ कि प्रेजेंट में क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है, राइट? Now some other forms of therapy which come under your humanistic therapy only
वो है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड जेस्टाल्ट थेरेपी। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वील फोकस ऑन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दैट वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स। तो ये नाम आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, ठीक है, कार्ल रॉजर्स क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। नाम से ही आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे एक ई एक्स्ट्रा आ गया। ओके, सो नाम से ही कहीं ना कहीं पता लग रहा है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी मतलब सेंटर होता है क्लाइंट, ठीक है। इट इज द क्लाइंट हु इज द गाइडिंग फोर्स। सो थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी, इज वार्म, हैज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो एम्पैथी क्या होता है वो हम पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो डिफरेंस भी अगर आपको याद हो तो, सिंपैथी, एम्पैथी एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है, द थेरेपिस्ट इज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स द क्लाइंट, इज वार्म टूवर्ड्स द क्लाइंट और एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है थेरेपिस्ट। एंड द थेरेपिस्ट मेक्स द क्लाइंट फील सिक्योर इनफ टू एक्सप्लोर देयर इमोशंस। देखो, अगर आप किसी को ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हो जहाँ पे आप एम्पैथी शो कर रहे हो, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड शो कर रहे हो, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप उस पर्सन के टूवर्ड्स जेन्युइन हो, वार्म हो, तो ऑटोमेटिकली द क्लाइंट और द पर्सन विल फील सिक्योर इनफ कि वो अपने थॉट्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करे और एक्सप्लोर करे अपने थॉट्स फर्दर, राइट। सो ओवर हियर द थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्लाइंट्स फीलिंग वाया रीफ्रेजिंग देयर स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में थेरेपिस्ट अगेन इज जस्ट गाइडिंग, इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। सारा काम क्लाइंट को ही करना होता है, क्लाइंट को ही अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना होता है। बट हाउ इज द थेरेपिस्ट गाइडिंग द क्लाइंट? थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट की फीलिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स विच आर नोन एज रीफ्रेजिंग। तो जो भी स्टेटमेंट्स क्लाइंट ने बोली उनको रीफ्रेज करना, एक अलग फ्रेज में घुमा के वही सेम बात बोलना क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को फिर से अपनी ही बात सुनाई दे एंड द क्लाइंट ऑल्सो फोकसेस मोर ऑन देयर थॉट्स एंड इमोशंस और उनको रियलाइज होए कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट। सो दैट इज वॉट इज बेसिकली हैपनिंग इन योर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। सेकेंड टाइप जो है वो आपकी जेस्टाल्ट थेरेपी है। ये किसने दी थी? दे आर हस्बैंड एंड वाइफ हु टुगेदर गेव जेस्टाल्ट थेरेपी, फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स। तो इन दोनों ने आपस में मिलकर ये थेरेपी दी थी, फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स। अब जेस्टाल्ट थेरेपी का क्या गोल है? द गोल इज टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो एक इंडिविजुअल की जो नंबर वन सेल्फ अवेयरनेस है कि उनको कितनी अवेयरनेस है उनके खुद के बारे में, दैट व्हाई दे आर फीलिंग द वे दे आर फीलिंग, व्हाई दे आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग, व्हाई दे आर रिएक्टिंग इन द मैनर दे आर रिएक्टिंग, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम किसी सिचुएशन में बड़ा गुस्सा करके आ जाते हैं, बट बाय दैट टाइम व्हेन वी कम बैक आफ्टर सम टाइम वी सिट एंड थिंक कि क्यों गुस्सा आया, राइट। सो दैट इज वेयर सेल्फ अवेयरनेस इज लैकिंग। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आपको पता हो कि जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, जो फीलिंग्स आप फील कर रहे हो, जो बिहेवियर आप एग्जिबिट कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, राइट। सो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेयर इन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर, राइट, एंड ऑल्सो यू स्ट्राइव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट येट वेर एवर यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। तो जेस्टार्ट थेरेपी का गोल होता है कि क्लाइंट की जो सेल्फ अवेयरनेस है, क्लाइंट की जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, उसको इंक्रीज किया जाए। एंड अकॉर्डिंग टू द जेस्टार्ट साइकोलॉजिस्ट, दे बिलीव कि अगर क्लाइंट सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो है रिड्यूस हो जाता है। सो नाउ यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये थेरेपी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में आ क्यों रही है। सो इफ यू सी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो थी वो भी क्लाइंट पे फोकस कर रही है, क्लाइंट के पॉजिटिव क्वालिटी पे फोकस कर रही है, ठीक है। जेस्टार्ट थेरेपी भी क्लाइंट के पॉजिटिव फैक्टर्स को, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, उनको इंक्रीज करने की कोशिश करी है। सो दीज आर द बेसिक गोल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है, कि इंडिविजुअल की जो डिजायर होती है पर्सनल ग्रोथ की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ये सारी चीजें कब पॉसिबल है? जब उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे एम्पैथी हो, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो, जहाँ पे वो सेल्फ अवेयर हो, जहाँ पे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस के टूवर्ड्स मूव कर रहा हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के अंदर आती हैं, बिकॉज देयर फोकस इज ऑन द ह्यूमन, ठीक है। उनका फोकस होता है ह्यूमन पे, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज पे। देन इन जेस्टार्ट थेरेपी द क्लाइंट इज टॉट टू रिकॉग्नाइज सर्टेन बॉडीली प्रोसेसेस एंड इमोशंस दैट आर बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम देयर अवेयरनेस। तो कुछ जो बॉडीली प्रोसेसेस हैं, कुछ जो इमोशंस हैं जो क्लाइंट की करंट कॉन्शियसनेस से या अवेयरनेस से ब्लॉक हो रहे हैं,
उनको वापस से रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की जाती है एंड the client is encouraged to act out these fantasies about their feelings. तो whatever they are feeling, whatever at the present moment जो भी उनकी feelings और emotions है उनको act out करने के लिए बोला जाता है so that the client also equally understands कि what exactly they are feeling. ठीक है, कई बार हमारे मन में thought होती है but we are not able to materialize it, we are not able to understand that what is it exactly about. So therefore the client is told to act out their fantasies, their feelings, their emotions. So these are the basic two therapies, client centered and gestalt therapy. So with this we also cover the humanistic and the existential therapy forms. I hope आपको ये सारी चीजें क्लियर है. I would also recommend कि एक बार नोट्स से भी आप go through कीजिएगा, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, right? Now here comes your self-study module, that is alternate therapies. Self-study module जो लोग already videos देखते आ रहे हैं उनको idea है, and if you are new तो self-study module basically हर video में मैं एक छोटा सा topic जो कि easy to understand, easy to read होता है उसको मैं एक self-study module के form में convert करती हूँ. तो मैंने जो hand written notes आप लोगों के लिए इस chapter में prepare करे हैं उस hand written notes में ही इस टॉपिक को पढ़ने का मटेरियल होगा. तो आई रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू ऑल कि आप उन नोट्स को खोलें. जब ये वीडियो एंड हो जाए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे आप उन नोट्स को खोलेंगे एंड जो ऑल्टरनेट थेरेपीज वाला सेक्शन है जिसमें हमने योगा की, मेडिटेशन की और रैपिड ब्रीदिंग की बात की हुई है उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे. इट्स हार्डली हाफ अ पैरा, ठीक है, आधे पैरा से भी कम है ये चीज़ इस टॉपिक के अंदर जो मटीरियल है. तो वो आप पढ़ेंगे खुद से तो इट इज़ एन ईजी टॉपिक, यू विल बी एबल टू understand better. And why I give self study module is to make sure कि आप उन नोट्स को खोल के उन्हें भी पढ़ लें एंड थोड़ा खुद से जब आप एफर्ट डालेंगे तो यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड जो लर्निंग है वो रिटेन भी ज़्यादा होएगी. तो ऑल्टरनेट थेरेपीज का थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. ऑल्टरनेट थेरेपीज बेसिकली वो थेरेपीज होती है जो मेडिसिन और जो हमने अभी पहले वाली थेरेपीज पढ़ी उनसे अलग होती हैं. इनको हम इन एडिशन टू दोज थेरेपीज भी यूज़ कर सकते हैं और अकेले सिर्फ इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें क्या टेक्निक्स आ जाती है, जैसे योगा है तो योगा के बारे में आप पढ़ना कि डेफिनेशन क्या होती है योगा की, ठीक है. मेडिटेशन है, मेडिटेशन क्या होती है और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि विपासना मेडिटेशन क्या होती है, ठीक है. विपासना मेडिटेशन मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है. देन रैपिड ब्रीदिंग के बारे में यू हैव टू स्टडी और इसमें एक टर्म आएगी स्काई, सुदर्शन क्रिया योगा, ठीक है. ये चीज़ भी आपको पढ़नी होगी रैपिड ब्रीदिंग में कि स्काई क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज डन इन दिस टेक्निक. तो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का आपका हो गया सेल्फ स्टडी मॉड्यूल. एंड अगर आप ये सेल्फ स्टडी मॉड्यूल पढ़ के कंप्लीट करते हैं तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट कंप्लीटेड द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, ठीक है. आई विल बी रियली हैप्पी एंड बाकी लोग भी एट द सेम टाइम एनकरेज होंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने में. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. थोड़ी खुशी आ रही होगी आप लोगों को मन में कि इतनी देर से लेक्चर सुन रहे हैं, बोरिंग हो रहा है. चलो आखिरकार लास्ट टॉपिक आ ही गया इस चैप्टर का, दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल. तो जो लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका रिहैबिलिटेशन करना क्यों ज़रूरी है. तो एम क्या है बेसिकली रिहैबिलिटेशन का, उससे पहले हम समझेंगे कि रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है. तो रिहैबिलिटेशन इज बेसिकली कि देखो जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल्स, राइट. अब हॉस्पिटल में जाके उनका कुछ मे बी कुछ फ्यू मंथ्स 5-6 मंथ्स के बाद उनका जो डिसऑर्डर है अगर वो क्योर हो गया या ट्रीट हो गया या मैनेजेबल सिचुएशन में आ गया तो दे हैव टू कम बैक टू द सोसाइटी वेयर दे वर लिविंग अर्लियर. तो जब वो अपनी सोसाइटी में वापस आते हैं तो उस सोसाइटी के इन्वायरमेंट से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे वो डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं, उन सारी प्रोसीजर्स को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन की. हॉस्पिटल से अब बैक टू सोसाइटी कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, कैसे अपने आप को वहां पे एडजस्ट करेंगे. तो बेसिक एम ऑफ रिहैबिलिटेशन इज टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल. तो देखो बिल्कुल 100% पॉसिबल तो बहुत रेयर केसेस में होता है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है उतना प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी और एम्पावरमेंट उस पेशेंट को दी जाती है. एंड दिस इज नॉट इन केस ऑफ यू नो द जनरल डे टू डे स्ट्रेसर्स दैट वी फील, बट जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके केसेस में रिहैबिलिटेशन की जो ज़रूरत है वो पड़ जाती है. ना इसमें क्या है, रिहैबिलिटेशन में 3 चीज़ें
दी जाती है पेशेंट को. वन इज योर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेकेंड इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, एंड द थर्ड इज वोकेशनल थेरेपी. सो देर आर थ्री थिंग्स दैट आर गिवन टू द पेशेंट. ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट्स को बेसिकली एक वर्क डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना, बिकॉज बहुत लंबा समय हो चुका है कि वो अपना ट्रीटमेंट में थे, हॉस्पिटल सेटिंग में थे, एंड दे वर लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम द एवरीडे लाइफ जो लोग जी रहे थे, सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, राइट. तो जो वर्क डिसिप्लिन है वो उनका कहीं ना कहीं लूज हो गया था, कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था. तो उस वर्क डिसिप्लिन को पेशेंट्स को सिखाया जाता है. कैसे सिखाया जाता है? छोटी छोटी एक्टिविटीज है, जैसे कैंडल मेकिंग सिखाना शुरू किया, ठीक है, वीविंग सिखाना शुरू किया. तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है, इनकी मदद से पेशेंट को वर्क डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ occupational therapy. Then they are also taught certain, they are also given certain social skills training. नाम से ही पता लग रहा है social skills मतलब कि कैसे हम दूसरों से communicate कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने जो interpersonal relationships हैं उनको maintain कर सकते हैं. तो ये social skills training कैसे दी जाती है? via role plays and imitation. तो हो सकता है उस पेशेंट को रोल प्ले करके दिखाया जाए कि अगर दो मेंबर्स हैं सोसाइटी में एक पर्टिकुलर पार्टी में, तो उनको कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए. तो दैट इज हाउ they are given the training of social skills, with the help of which the patients learn the communication styles, the interaction styles. And then they are also given vocational therapy. Vocational therapy is very closely related to occupational therapy. इसमें क्या होता है? The patient is helped to gain the skills necessary for a productive employment. तो जो भी एम्प्लॉयमेंट वो ले सके, जो भी जॉब वो ले सकते हैं जो उनके लिए सूटेबल है, और उनके जो एवरी डे के एक्सपेंसेस हैं उसको वो अपने उस जॉब की मदद से सॉल्व कर पाए. तो उस एम्प्लॉयमेंट में प्रोडक्टिवली काम करना, हेल्पफुली काम करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो पर्टिकुलर स्किल्स फिर सिखाई जाती है पेशेंट को. तो देखो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो एक वर्क डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है. सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में एक सोशल स्किल्स डेवलप कराई जा रही है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरैक्टिंग स्किल्स आती है. वोकेशनल थेरेपी में उनकी जॉब से रिलेटेड जो उनको स्किल्स चाहिए वो सिखाई जाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज गॉट द जॉब ऑफ टाइपिंग, अ क्लरिकल जॉब, ठीक है, तो उसमें उनको किन चीज़ों की जरूरत होगी? बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर के कैसे होता है, एक्सेल कैसे चलता है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. किसी को अगर पॉटरी मेकिंग की जॉब मिली है, तो फिर उनको वो वो वाली स्किल सिखाई जाएंगी जो पॉटरी मेकिंग के लिए नेसेसरी है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आर गिवन टू द पेशेंट्स, दैट आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स, ताकि वो सोसाइटी के एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सकें, वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर सकें, और अच्छे से जो है अपने आप को रिहैबिलिटेट कर सकें. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, or the people with mental disorders, which is now a term that's used, right? So thank you everyone for watching this video. With this we have completed chapter number 5. इसका जो part 1 और part 2 है, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप ही के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उससे. और जो इस पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स हैं स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू पीपल, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. कोई भी डाउट अगर आपको मन में रह जाता है अभी, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, पूछिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर डाउट्स. एंड टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, and make sure you subscribe to the channel if you haven't yet. Share it with your friends and family जिनको psychology में interest होगा, right? So I hope you will study well, study the notes, complete the self study module. अभी वीडियो बंद करके अपनी नोट्स की लिंक खोल लीजिए, पढ़िए उस चीज को, and have a very good day. So till then, have a good day and bye bye.